उस रॉकी की चालाकी को देख ध्रुव ने भी अपने हाथों की मजबूती दिखाई। कुछ देर बाद दोनों में तलवार से लड़ाई हुई, जिसमें रॉकी ने अपनी रैंक स्टार रैंक 2 तक दबा दी थी। दोनों में लड़ाई शुरू हुई, जिसमें रॉकी ने बेरहमी से ध्रुव पर हमला किया। तब ध्रुव रॉकी के हर एक हमले से बचकर उस पर हमला कर रहा था, पर ध्रुव ऐसे हमले नहीं कर रहा था जैसे रॉकी कर रहा था। ध्रुव लड़ते हुए अपने मन में सोचता है, एक बात तो पक्की है, ये मुझसे बस मेरी प्रतिभा से खुश होकर तो नहीं लड़ रहा है। जरूर ही इसे किसी ने मुझे सबक सिखाने के लिए ही भेजा है। ध्रुव क्या ये उन लोगों में से एक तो नहीं जिनसे मैं कल लड़ा था? पर उन लोगों ने तो मेरा चेहरा देखा ही नहीं है। अगर ये वो नहीं तो ये किसके लिए मुझे सबक सिखाना चाहता है? मुझे इससे उगलवाना होगा। तभी तलवारों से लड़ते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ध्रुव धीरे से, रॉकी नाम है तुम्हारा। मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम मुझसे खुश होकर तो नहीं लड़ रहे हो। जरूर ही तुम किसी के कहने पर मुझसे लड़ रहे हो और उसी के लिए मुझे सबक भी सिखा रहे हो। पर ये तुम्हारी गलतफहमी है। रॉकी तुम्हारी बुद्धि काफी तेज है। ध्रुव जीवन में घटित यादों ने काफी कुछ सिखा दिया है। रॉकी को ध्रुव की बातें समझ में आईं। तब ध्रुव अपने मन में, मैं उस विंड मूविंग डांस तकनीक का इस्तेमाल अभी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ जितना कर सकता हूँ वह काफ़ी है। तभी ध्रुव विंड मूविंग डांस तकनीक, इतना कहते हुए ध्रुव बहुत तेजी से रॉकी के पीछे पहुंच गया और देखते ही देखते रॉकी के गले पर तलवार रख दी। सब लोगों ने यह नज़ारा देखकर काफ़ी हैरानी से देखा। शिवम, क्या अभी इस लड़के ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया? ये लड़का कम नहीं है, इससे मुझे संभल कर बदला लेना होगा। ध्रुव, रॉकी हार मानते हो या? अभी ध्रुव ने इतना कहा ही था कि रॉकी मैं हार मानता हूँ। जिसके कुछ देर बाद राहुल ध्रुव के पास आया। राहुल, एक ही दिन में तुम इतने अच्छे हो गए तलवारबाजी में। मानना पड़ेगा, तुम सीखते बहुत जल्दी हो। इधर जहां अभ्यास हो रहा था, इसी वक्त दूसरी ओर रॉय परिवार के हॉल में 6 लोग थे, जिनमें से एक अमरेंद्र, उनका खास सेवक श्रीनिवास, वीर और उसका खास आदमी था, और साथ में वहां पर रूनी भी थी। अमरेंद्र बोलो, रूनी तुमने ये खास बैठक क्यों बुलाई है? रूनी, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही घर में किसी ने आकर मुझ पर हमला किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सुनकर जैसे सभी के होश उड़ गए और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, यहाँ तक कि अमरेंद्र जी भी खुद खड़े हो गए थे। अमरेंद्र, क्या ऐसा असंभव है? हमें तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। वीर, लगता है रूनी तुमने अपने सपनों में महसूस किया हो, इसीलिए तुम्हें बस वो सब सच लग रहा है। इसलिए तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रूनी, पिताजी आपको मेरे बारे में तो पता ही है कि मैं बिना किसी सबूत के बातें नहीं करती हूँ। अगर आपको यकीन न हो तो अभ्यास स्थल के पास खाली पड़ी जगह पर किसी को भेजकर पता लगवा सकते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ या मैंने कोई सपना देखा था। अमरेंद्र, माधव मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, अच्छे से जांच करना, ठीक है? माधव, जी मालिक, ऐसा ही होगा। और फिर वहां से माधव चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमरेंद्र, तो रूनी तुम बताओ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी अनजान आदमी की हरकत के बारे में हमें पता चला? रूनी, वो इसलिए है कि उन्होंने एक तकनीक से आसपास के क्षेत्र में आवाज बाहर न जाने देने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। वीर, अपने मन में कुछ भी कर लो, रूनी आज तुझे झूठा साबित करके ही रहूंगा। और फिर वीर जाने लगा। इधर माधव जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो उसे आसपास किसी भी धमाके जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वहां ऐसा लग रहा था जैसे पहले कुछ भी हुआ ही ना हो। माधव, यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, तो छोटी मालकिन ने आखिर क्यों इतने दावे से अपनी बात रखी? मुझे बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। वीर, पिताजी अगर ये रूनी का वहम हुआ तो इस बैठक के होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और इससे रॉय परिवार की बेइज्जती होगी कि एक वहम से रॉय परिवार ने बड़ी बैठक बुला ली। अमरेंद्र, तो तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वीर, मुझे यूं बात को घुमाना अच्छा नहीं लगता है। वीर, पिताजी मैं चाहता हूं कि अगर ये सब बस रूनी का वहम निकलता है तो आप उसे ऐसी सजा देंगे जिसे वो याद रखे और आगे से ऐसी बैठक बुलाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही बैठक बुलाए। अमरेंद्र, तुम्हारी बात सही है, इसलिए मैं सभी के सामने ये ऐलान करता हूं कि अगर ये सब बस रूनी का वहम या झूठ निकलता है तो रूनी को सजा के तौर पर 6 महीनों के लिए घर से बेदखल कर दिया जाएगा। ये सुनकर एक बार फिर से सब हैरान थे।
रूनी, पिताजी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। इधर माधव घूमते हुए एक जगह पर आ गया था। माधव, अपने मन में यहाँ की एनर्जी को देखकर मैं इतना तो पक्का बोल सकता हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया गया है और यहाँ से सारे सबूत हटा दिए हैं, जिससे छोटी मालकिन की बात झूठ निकले। माधव, मुझे ये बात मालिक को बतानी होगी। कुछ देर बाद हॉल में माधव भी आ गया, जिसे देखकर सब लोग माधव के मुंह से जानने को उत्सुक थे कि आखिर रूनी जो भी बोल रही है वो सच है या फिर कुछ और। तब माधव ने अमरेंद्र जी के पास आकर उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अमरेंद्र खड़े हो गए। अमरेंद्र, रूनी जो भी बोल रही है वो सब सच है। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए। तब उन्हें सोच में देख अमरेंद्र, इन्हें सब कुछ सच बताओ जो भी देखा और जांचने से पता चला है। माधव, मैं कसम खाता हूँ, जो भी मैंने वहां पर देखा और समझा है उससे संबंधित मैं सच बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे इतने सालों की रैंक एक ही पल में गिर जाए और मैं हमेशा के लिए एक आम आदमी रह जाऊं। ये सुनकर सभी को यकीन हो गया कि अब माधव जो भी बोलेगा वो सब सच ही बोलेगा, क्योंकि इस दुनिया में योद्धा के लिए अपने वचन पर रहना सबसे पहले होता है। आखिर क्या होगा आगे? क्या माधव सच बोलेगा? और ध्रुव इस तकनीक को योकुंडो की तकनीक से भी ज़्यादा समय क्यों लगा रहा है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।